अगर इसकी ये कंडीशन है कि इसके घर आने के लिए मुझे अपना बिजनेस ठप करना पड़ेगा तो प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसको अगर अपनी गलती का एहसास नहीं है तो ना आए घर पे। जिसने अपने पति से छुपाकर अपने बेटे की मदद करने के लिए 1 लाख रुपए दे दिए, अरे वो मां अपने बच्चों के पैसे चुराएगी? सिर्फ यही चुरा सकती है मेरे पैसे। सर ये प्लान रिया, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। आई नीड सम वाटर। जी मैडम। अरे जाने भी दो, 5,000 रुपया गए ना। अरे सोचो गिर गए, दान दे दिए, चले गए। क्यों समझ लूं? मेहनत की कमाई का पैसा था, कोई नानी जी का हलवा नहीं था कि कोई भी आए और भकर भकर खाकर चला जाए। अब मुझे विनय पे पूरा भरोसा है कि वो मेरा ऑफिस संभाल लेगा। जी पापा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अरे कहां जा रही हो तुम? भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, घर जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली हम लोगों को पता ही नहीं चला कि लंच टाइम कब गुजर गया। काम में इतने बिजी थे। रिया काम करो, मैडम के लिए लंच ऑर्डर कर दो। जी सर। लंच तुम नहीं खाओगे? नहीं, हम लोगों को भी खास भूख नहीं है। एक्चुअली हम लोग मीटिंग के रेस्टोरेंट में ही कर रहे थे और वहां हमने स्नैक्स मंगा लिए, तो इसलिए खाने की कोई खास इच्छा नहीं है। सर मिस्टर अग्रवाल का SMS आया है। वो 10 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। ओह गीतिका, तुम एक काम करो, कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाओ, हमें यहाँ मीटिंग करनी है। मैं क्यों बाहर बैठूं? अरे गीतिका, समझने की कोशिश करो। दिस इज वेयर आई डू माई मीटिंग्स। तुम कहाँ बैठोगे मीटिंग में? बाहर बैठ जाओ ना प्लीज। अगर रिया मीटिंग अटेंड कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि रिया के पास इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हैं। तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। रिया ने शुरू से इस प्रोजेक्ट पर काम किया, उसको सब कुछ पता है। मैं समझ रही हूँ, तुम इस रिया की बच्ची को ना बढ़ावा दे रहे हो। गीतिका, तुम समझती क्यों नहीं? ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं बिजनेस करता हूँ, ये कोई पार्टी प्लेस नहीं है। एक तो तुम एक चटाक पटाक लाल रंग के कपड़े पहन के आ गई हो। ऑफिस में आने के लिए कुछ ऑफिशियल ड्रेसेस भी होते हैं। तुम ये सब पहन के मीटिंग में नहीं बैठ सकती, प्लीज। तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो मधुर। अब समझाने को अगर तुम इंसल्ट समझती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? पर देखो मीटिंग का वक्त हो गया, तुम प्लीज बाहर जाके बैठो, हम लोग मीटिंग शुरू करने वाले। पता करो कब तक आ रहे हैं और वो प्लान भी करो। किसके लिए आंसू आ रहे? किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें चोर कहा, चोरी का इल्जाम रखा। काश कि भगवान ने हमें बेटे की जगह एक और बेटी दे दी होती। बेटियां कम से कम दिल तो नहीं दुखाती। आज बहू ने दिल नहीं दुखाया है, उस
उसे तकलीफ नहीं पहुंची है, तकलीफ तो बेटे से पहुंची है। बहू तो पराए घर से आई है, लेकिन बेटा तो हमारा खून है। वो भी बहू की तरह हमसे बर्ताव करने लगा। अच्छा तो दिया है बेटे ने इस उम्र में। हमने सोचा भी नहीं था, जिस बेटे को हम पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, जिसे हम सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दे रहे हैं, कल वो ही बेटा हमें चोर कहेगा। सुलक्षणा, आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खून का घूंट पी के रह गया हूं, वरना आज ही मैं उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। कोई जरूरत नहीं है ऐसे रिश्तों की जो हमें तकलीफ पहुंचाए, हमें इज्जत ना करें। हम उनके मोहताज नहीं है। हमें मोहताज बनाया है, मोहताज है हम उसके। वो हमारा बेटा है, वो जैसा भी है, मरते दम पर वही हमारे मुंह में गंगा जल डालेगा, वही हमारी चिता को आग देगा। हमारा बेटा अगर हमारी चिता को आग नहीं देगा तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। जिंदगी की यही तो एक तकलीफ है, ये खूनी रिश्तों की बेड़ियां ही तो हमें बांधे रखती है। सच बात तो ये है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, वही अपना होता है जो आपके दुख दर्द में काम आए, वरना बाकी के सब रिश्ते बेमानी और बेकार हैं।
यू ऑलराइट? अब बैठिए उधर। पापा आपकी तबीयत इतनी खराब है, आप मुंबई जाने की बात कर रहे हैं। आपको आराम करना चाहिए। बस आप मुंबई नहीं जा रहे हैं, दवाई खाइए और आराम कीजिए। देखो बेटा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं पापा, आप नहीं जा रहे हैं। बस कह दिया तो कह दिया। विनय, तेरा तीर निशाने पर लगा। एक तो मेरा साहब भी छुट्टी पे गए हैं, और ना उनको ही भेज देता मैं। बात को समझने की कोशिश करो सोनाली। पापा, आपको किसी भी किस्म की तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी हालत देखिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप आराम कीजिए। मैं जाऊंगा मुंबई मीटिंग अटेंड करने के लिए। हाँ पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी जगह पर विनय को मीटिंग पे भेज दीजिए। लेकिन बेटा, पापा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं वहां पर आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा पापा। हाँ पापा, प्लीज आप एक बार विनय पर भरोसा तो कर देखिए। और वैसे भी मौका मिलने पर ही तो इंसान अपने आप को प्रूव करता है ना कि उसमें कितना टैलेंट है। आई एम श्योर विनय आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। अरे मुझे क्यों एतराज होगा? जब मेरे कंधों से जिम्मेदारी का बोझ कम होता है और विनय को जाने में कोई एतराज नहीं, तो मुझे क्यों शिकायत होगी? मुझे तो बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरा दामाद मेरा बाजू बनकर मेरे साथ खड़ा हो गया है। जाओ बेटा, जाने की तैयारी करो। जी पापा। और सुनो जी। उस सिंघानिया साहब से मत कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे चिंता करने लगेंगे वो। ओह, ओके। देर आए दुरुस्त आए। कितना बदल गया है ना मधुर। आज इसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन एक बार तक नहीं पूछा मधुर ने मुझसे। एक वो वक्त था जब मधुर को हर वक्त मेरी फिक्र रहती थी। एक एक बात के लिए मेरी परवाह किया करता था। नहीं भूल सकती उन लम्हों को, उन बातों को। हाय हाय, वो अंगड़ाई भी ले पाए न ऊपर उठा के हाथ। देखा जो मुझको तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। क्या बात है, आजकल तो जनाब बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। ये भारी भारी शायरी। हुस्न का साथ हो तो शायरी अपने आप आ जाती है, और एक प्यारी सी माशूका हो तो आदमी अपने आप रोमांटिक हो जाता है। अब तुम में तो ये दोनों बातें हैं, इसलिए मैं रोमांटिक भी हो गया और शायर भी बन गया। तो मिस्टर रोमांटिक, ये बताइए कि आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ अरे भाई तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा था, गरम गरम आलू के पराठे। तुम रोज अपनी गोरी गोरी कलाइयों को तकलीफ देती हो, यहाँ बैठ के नाश्ता बनाती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं, और इससे पहले कि तुम यहाँ पर आओ तुम्हें यहाँ पर ब्रेकफास्ट एकदम तैयार मिले और मैं तुम्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराऊं। कैसा है?
Not bad. थैंक यू। जी भर सताया तूने, अब मेरी बारी, दूंगी उलहना मेरी, आने दो पारी। जी भर सताया तूने, अब मेरी बारी, दूंगी उलहना मेरी, आने दो पारी। हर एक पल का मोल मैं लूंगी, हर एक पल का मोल मैं लूंगी, अब ना सुनूंगी कोई बात तुम्हारी। सिर्फ यही चुरा सकती है मेरे पैसे, क्योंकि इनके अलावा इस घर में 24 घंटे कोई नहीं रहता। इनके पीछे इनकी बेटी आती है। माँ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूं सुलक्षणा, मधु ने तुम पर जो इल्जाम लगाया है, तुम उससे कितना टूट गई हो। कितनी तकलीफ हुई है तुम्हें और मुझे। मैं ये भी जानता हूं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए तुम अंदर ही अंदर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हो। बस हर समय अपने आप को ही कचोटती रहती हो। लेकिन सुलक्षणा, मैं तुम्हारी इस घुटन को महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं? बेटे की लाज का वास्ता देकर तुमने मेरे हाथ बांध दिए सुलक्षणा। तुम्हारी जैसी सीधी साधी और नेक धर्म पत्नी किसी भाग्य वाले को ही मिलती है। तुमने सुरेखा और राजेश को कितने अच्छे संस्कार दिए। उन्हीं संस्कारों पर चलकर आज सुरेखा अपने ससुराल में सुखी है, खुश है। मगर राजेश सारे संस्कार, सारी सभ्यताओं को भूल गया है। शादी से पहले वो हमारा आज्ञाकारी बेटा था, मगर शादी के बाद वो सिर्फ अपनी पत्नी का आज्ञाकारी पति बनकर रह गया। मधु भी भूल गई कि हम कितने अरमानों से उसे घर की बहू बनाकर लाए थे। शादी से पहले हमारा बेटा कितना मासूम, कितनी चिंता रहती थी उससे अपने माँ बाप की। कैसी कैसी बातें किया करता। जो बेटा शादी से पहले हमारा था,
हमारे जिगर का टुकड़ा था। कैसे कैसे दिलासे, कैसी कैसी तसल्ली दिया करता था कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दुनिया की सारी दौलत हमारे चरणों में लाकर डाल देगा। वही बेटा आज हमें चोर कहता है, हमें चोर कहता है। इतने सालों में पहली बार इतने दिनों के लिए तुमसे जुदा हो रहा हूं, इसलिए बस तुमसे जुदा होने का दुख सता रहा है। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मेरे जाने से रिया के साथ रोमांस करने में तुम्हें रुकावट आ जाएगी? गीतिका, कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं? तुम वैसे भी मधुर के ऊपर बहुत शक करती थी। शक का कीड़ा रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाता है।